हम बात कर रहे हैं साहब, आज का हमारा प्रोविजन है, आज का जो हम डिस्कशन करने वाले हैं सर, ये ओवरऑल नए वाले प्रोविजन के ऊपर डिस्कशन है। एनसीएलटी के जो सेक्शंस हैं, हमको वो सेक्शंस के बारे में बात करनी है, राइट। सेक्शन नंबर 407 से लेकर सेक्शन 434 तक पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो हमको दो पार्ट में पढ़ना है। एक तो एनसीएलटी और एक एनसीएलएटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। हमको पूरा का पूरा डिस्कशन दो पार्ट में खत्म करना है। चलो शुरू करें हम सब एनसीएलटी और अपना डिस्कशन। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये ओवरऑल डिस्कशन का हमारा पार्ट होगा। सेक्शन नंबर 407 से लेकर सेक्शन नंबर 434 तक हमको पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ना है। सेक्शन नंबर 407 से लेकर सेक्शन 434 तक पूरा का पूरा डिस्कशन हमको एनसीएलटी और एनसीएलटी के बारे में पढ़ना है। पढ़ना क्या क्या है, तो लॉ ने बोला है आपको सब एनसीएलटी में कितने पर्सन होंगे, एनसीएलएटी में कितने पर्सन होंगे, हमको ये सेग्रीगेशन करना है। जो भी पर्सन होगा, जो मेंबर होगा, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर, इन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज करे हैं, तो वो जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर जो भी है वो व्यक्ति किस लेवल का होगा वो हमको डिस्कशन करना है। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा डिस्कशन का पार्ट होगा हमारा सेक्शन नंबर 407 से लेकर सेक्शन नंबर 434 तक। आपके पास ऑलरेडी चार्ट्स वाली बुकलेट है, चार्ट्स वाली बुकलेट में ये सेक्शंस अलग अलग हमने डिजाइन करे हैं, तो वो वाली चीज इंपॉर्टेंट है। हम वन बाय वन सेक्शन की बात करते चले और आगे बढ़ते चले। शुरू करें हम अपना सेक्शन नंबर है हमारा पहला सेक्शन सब 408। सेक्शन नंबर जो आपका 407 है, सेक्शन 417 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलएटी। सेक्शन नंबर 407 में कुछ कुछ डेफिनेशन दे रखी है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। पहला सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 408। हम एक काम कर रहे हैं सब, दो प्रोविजन है, हम दोनों प्रोविजन साथ में लेके चल रहे हैं। पहला सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 408 और सेक्शन नंबर 408 की हेडिंग दी है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलएटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी। साथ साथ में हम कुछ कुछ प्रोविजन याद भी करते जाएंगे, वो वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बोला फर्स्ट पॉइंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके एक अथॉरिटी बनाई है जिसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज एनसीएलटी, कंसिस्ट ऑफ। एनसीएलटी में कौन कौन रहेगा हम वो बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तीन तरह के पॉइंट है। एक तो रहेगा चेयरमैन लेवल का, जिसको यहां पर हमने वर्ड यूज करा है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट रहेंगे, जुडिशियल मेंबर भी रहेंगे और कुछ कुछ टेक्निकल पर्सन भी रहेंगे। हमारे पास जुडिशियल मेंबर रहेंगे, टेक्निकल पर्सन रहेंगे, टेक्निकल मेंबर रहेंगे। तो ओवरऑल ये जो कंसेप्ट है ये पूरा का पूरा कहां पर बोला, सेक्शन नंबर 408 में। ध्यान से सब सेक्शन नंबर 408 की हम बात करेंगे, बट एज सच एग्जाम के हिसाब से सेक्शन 408 काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर सिर्फ क्या बोला कि सब गवर्नमेंट को पावर है, गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके आप एक तरह की अथॉरिटी बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, एनसीएलटी। और इस एनसीएलटी में तीन तरह के पर्सन रहेंगे, एक रहेगा प्रेसिडेंट, एक रहेगा आपका टेक्निकल मेंबर और एक रहेगा आपका जुडिशियल मेंबर। चलो अब एक सेक्शन नंबर 409 है, ये हमारे लिए काम का प्रोविजन। इसकी हेडिंग है क्वालिफिकेशन ऑफ अगर हम इन दोनों को सेक्शन को लिंक करें तो सेक्शन नंबर 408 जो है वो बात करता है कि सब हमको करना क्या है, कौन सी अथॉरिटी होगी और कितने काइंड ऑफ पर्सन होने वाले हैं।
सेक्शन नंबर 409 बात करेगा कि हमको ये 3 तरह के पर्सन का अपॉइंटमेंट करना है, तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, हमको ओवरऑल डिस्कशन में ये वाला कंसेप्ट याद करना है, राइट। चले पहला वाला, इन्होंने बोला जो भी प्रेसिडेंट होगा, जो भी प्रेसिडेंट होगा वो जज ऑफ हाई कोर्ट रहेगा। और जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 इयर्स। मतलब ऐसा कोई जज है जो भी 2 साल पहले अपॉइंट हुआ, वो व्यक्ति इस वाली अथॉरिटी का, एनसीएलटी का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, एक कंसेप्ट। दूसरा, अगर हम बात करें जुडिशियल मेंबर की, जुडिशियल मेंबर में उन्होंने बोला कि जो पर्सन होगा वो कम से कम किस लेवल का होगा, हम वो बात कर रहे हैं। या फिर तो जज हाई कोर्ट होना चाहिए, जुडिशियल मेंबर जो होगा वो कहां का होगा, सब जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, एक कंसेप्ट। या फिर डिस्ट्रिक्ट जज भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा पर्सन होना चाहिए जो पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है डिस्ट्रिक्ट जज की, वो चलेगा। या फिर किसी भी कोर्ट का एडवोकेट भी चलेगा, बट कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए, राइट, काम का प्रोविजन। इसका मतलब ये हुआ, लॉ ने बोला है सब इनमें से आपको किसी भी पर्सन को अपॉइंट करना है, तो लॉ ने बोला जुडिशियल मेंबर के लिए या तो हाई कोर्ट का जज है वो चलेगा, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई जज है, 5 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस, एडवोकेट होना चाहिए, 10 साल का होना चाहिए। तो ऐसे पर्सन को क्वालिफाइड है, ऐसे पर्सन को हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 409 में एनसीएलटी का प्रेसिडेंट बात कर ली हमने, सब वो व्यक्ति जुडिशियल मेंबर बन सकता है। अब हम बात करें टेक्निकल मेंबर की। टेक्निकल मेंबर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, तो उन्हें आपको 3-4 चीजें दी हैं सब टेक्निकल मेंबर के एंगल से। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है he has been a member of या तो इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, या फिर आईएलएस। और यहां पर जो पर्सन की हम बात कर रहे हैं, लॉ ने बोला है वो व्यक्ति ने अपनी 15 साल सेवाएं दी हैं, किसको, या तो इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में या इंडियन लीगल सर्विसेज में। उन 15 इयर्स में से लॉ ने बोला कम से कम 3 साल एटलीस्ट 3 ईयर पे स्केल ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी। कुल मिलाकर सब हमने बात करी टेक्निकल मेंबर की, राइट। टेक्निकल मेंबर में पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, हम ऐसे पर्सन को टेक्निकल मेंबर बनाएंगे जो व्यक्ति ने कम से कम 15 साल सेवाएं दी हों, किसको, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस को या इंडियन लीगल सर्विस को। और उन 15 साल में से कम 3 साल वो व्यक्ति का जो पेमेंट होता है, पे स्केल है, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे का नहीं होना चाहिए। किसी भी 3 साल की हमने बात करी है, ऐसा व्यक्ति पहला क्वालिफाइड है, वो हमारे यहाँ क्या बन सकता है, टेक्निकल मेंबर बन सकता है। दूसरा, अगर कोई सीए है, कोई सीएस है, कोई सीडब्ल्यू इन प्रैक्टिस है, तो लॉ ने बोला अगर इनको 15 साल का एक्सपीरियंस है, 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस करने का, तो ऐसा पर्सन भी क्या बन सकता है, सब एनसीएलटी का टेक्निकल मेंबर बन सकता है। ये सेकंड क्राइटेरिया है।
थर्ड क्राइटेरिया की बात करें, इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस इन लॉ, फाइनेंस, और ये भी होना चाहिए एटलीस्ट 15 ईयर्स। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट है इज अ प्रेसिडेंट ऑफ, व्यक्ति प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफिसर ऑफ इज अ प्रेसिडेंट ऑफिसर ऑफ, कहां का होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफिसर? तो उन्होंने बोला लेबर कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल का, लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आती है। नाइनटीन 47 में आती है, हम वो बात करें। इज अ प्रेसिडेंट ऑफिसर ऑफ लेबर कोड, और उन्होंने बोला यहां पर कम से कम 5 साल का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये ओवरऑल सेक्शन नंबर कौन सा है हमारा? सब सेक्शन नंबर है हमारा 409। हमने बात करी 408 की। 408 क्या बोलता है? सब गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके इन्होंने क्या कर दिया, एक तरह की अथॉरिटी फ्रेम कर दी है। अथॉरिटी का नाम क्या है? एनसीएलटी। इस अथॉरिटी में कौन कौन पर्सन रहेंगे? तो लॉ ने बोला 3 कैटेगरी के पर्सन रहेगा। एक रहेंगे प्रेसिडेंट, एक रहेगा जुडिशियल मेंबर, और कौन रहेगा? टेक्निकल मेंबर। ध्यान से, प्रेसिडेंट एक, ये दोनों रह सकते हैं ज्यादा, बट कितने तरह के रहेंगे? तो 3 तरह के पर्सन रहेंगे। प्रेसिडेंट कौन होगा? क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला हाई कोर्ट में 5 साल का होना चाहिए व्यक्ति, एडवोकेट, जज वगैरह। जुडिशियल मेंबर रहेगा, जज ऑफ हाई कोर्ट चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 5 साल का, एडवोकेट 10 साल का। और अगर हम टेक्निकल मेंबर की बात करें तो टेक्निकल मेंबर में फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? उस पर्सन ने 15 इयर्स की अपनी सेवाएं दी हो। किसको? एम्प्लॉयमेंट में हो, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में या आईएलएस में 15 इयर्स में, उसमें से 3 साल इस लेवल से नीचे का पे स्केल नहीं होना चाहिए। ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, राइट। आगे CA, है, हम लोग सब और ज्यादा पढ़ लेंगे और ज्यादा हो जाएगा एक्सपीरियंस। प्रैक्टिसिंग है 15 साल की बात करें, या ऐसा पर्सन इंटीग्रिटी एक्सपीरियंस 15 इयर्स का है, या लास्ट वाला पर्सन बोल रहा है प्रेसिडेंट ऑफिसर है लेबर कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कम से कम 5 साल पुराना, ऐसा व्यक्ति क्वालिफाइड है हमारे एनसीएलटी में टेक्निकल मेंबर बनने के लिए, राइट। बहुत ध्यान से, सेक्शन नंबर 408 बात करता है सब टेक्निकल मेंबर की। सेक्शन नंबर 408 बात करता है कि कितने कितने पर्सन होंगे, और लॉ ने बोला है सेक्शन नंबर 409 में हमने बात करी सब क्वालिफिकेशन की, राइट। अगला है हमारे पास सेक्शन नंबर 410 एंड 411, राइट। स्लोली ग्रेजुअली पढ़ते चले, समझते चले, याद रखें कंसेप्ट बहुत सिंपल है, बट बहुत जगह कंफ्यूजन आ सकता है। सेक्शन नंबर जो हमने 408 पढ़ा है वो सेक्शन एनसीएलएटी का 410 है, और जो हमने 409 में पढ़ी क्वालिफिकेशन वो सेक्शन नंबर 411 है। कौन से वाले प्रोविजन का? एनसीएलएटी का, राइट। जब आप चार्ट्स को पढ़ें बड़े आराम से पढ़ना, एक कंसेप्ट है एनसीएलटी और एक कंसेप्ट है एनसीएलएटी, राइट। अपीलेट ट्रिब्यूनल की हमने बात करी है, तो ये चीज बहुत काम की है, वरना कंफ्यूजन आएगा कि सब ये यहां पर भी है और वहां पर भी अथॉरिटी है। अगला कंसेप्ट फिर हम पढ़े साहब, कौन सा वाला कंसेप्ट है? सेक्शन नंबर 410 और सेक्शन नंबर 411। चले, अब हम बात कर रहे हैं यार एनसीएलएटी। सेक्शन नंबर एनसीएलएटी की बात करें, पहला सेक्शन 410 है। सेक्शन नंबर 410 है, हम ये बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला सेम कंसेप्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट
shall by issuing notification, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करेगा और वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अच्छा, इसमें कौन कौन रहेगा? तो लॉ ने बोला साहब चेयरमैन रहेगा। सेम कंसेप्ट है, वहां पर प्रेसिडेंट था, यहां पर चेयरमैन बड़ा है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है, यहां पर चेयरमैन रहेगा एंड आएगा इनफैक्ट जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर। जिस तरीके से आपको सेक्शन नंबर राइट 408 याद नहीं रखना है, वैसे ही आपको सेक्शन नंबर 410 याद नहीं रखना है। अब हम बात करें साहब इनकी क्वालिफिकेशन की, कि जो ये पर्सन होंगे ये किस क्वालिफिकेशन का होगा। तो इसके लिए सेक्शन नंबर है 411, राइट। सेक्शन नंबर 411 है जो बात करता है क्वालिफिकेशंस की, राइट। चलो इन्होंने बोला जो भी चेयरपर्सन रहेगा, चेयरपर्सन शैल बी अ जज ऑफ किस लेवल का जज रहेगा? तो काम का पॉइंट है, इन्होंने बोला साहब सुप्रीम कोर्ट का या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। क्या बोल रहा है वो? ध्यान से हम दोनों में डिफरेंस क्रिएट करें। एनसीएलटी में जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ था वो व्यक्ति किस लेवल का था? हाई कोर्ट के जज के बराबर, जिसको 5 साल का था। यहां पर जो पर्सन हो रहा है वो लॉ ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। दोनों शब्द में डिफरेंस होता है। आगे सेकंड, फिर हम अपॉइंट करना है जुडिशियल मेंबर का। तो इन्होंने बोला जुडिशियल मेंबर की जो हम बात कर रहे हैं, जुडिशियल मेंबर ऐसा पर्सन अपॉइंट करेंगे जो कहां का जज है? हाई कोर्ट का जज है वो व्यक्ति, या फिर जुडिशियल मेंबर ऑफ एनसीएलटी फॉर 5 years। जो एनसीएलटी में जुडिशियल मेंबर था, तो उन्होंने बोला उसी व्यक्ति को हम अपने जुडिशियल मेंबर बना देंगे, बट कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए। और एक और कंसेप्ट है टेक्निकल मेंबर। इन्होंने बोला साहब ऐसा पर्सन शैल बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस इन इंटीग्रिटी, स्पेशल नॉलेज of not less than 25 years। कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? लॉ एंड फाइनेंस में। सेक्शन नंबर हमने बात करी साहब, 2 सेक्शन की बात करी इस वाले कंसेप्ट में। सेक्शन नंबर 210, सेक्शन नंबर 211। सेक्शन नंबर 210 बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, आप ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके क्या कर सकते हैं सब? एनसीएलएटी का कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। एक कंसेप्ट, 3 तरह के पर्सन रहेंगे। एक को हमने क्या बोला सब? चेयरपर्सन बोला, वो चीज इंपॉर्टेंट है। और एक रहेगा जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर भी रहेंगे। सेक्शन 210 में बात करी हमने चेयरमैन और किस लेवल का रहेगा क्वालिफिकेशन,
कितनी क्या रहने वाली है वो बात करें राइट ध्यान से। इन्होंने बोला साहब चेयरपर्सन या तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेगा या हाई कोर्ट के लेवल का जज रहेगा, बट हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस वर्ड यूज कर दिया। जुडिशियल मेंबर के तो उन्होंने बोला हाई कोर्ट का जज वो चलेगा, या जो एनसीएलटी का जज था पिछले 5 साल का वो भी चलेगा। टेक्निकल मेंबर में जिस भी पर्सन को अपॉइंट करना है कम से कम 25 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेक्शन नंबर कौन सा है? सेक्शन नंबर हमारा है 408 409 जो बात करता है एनसीएलटी की, और सेक्शन नंबर हमारा सेक्शन नंबर 410 और 11 बात करता है एनसीएलएटी की। राइट चलो अगला कंसेप्ट है साहब सेक्शन नंबर 412। अब थोड़ा मिक्सिंग चालू हो जाएगा। अभी तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं सेक्शन 408 409 को, दोनों को हमने भली भांति कैटेगराइज कर दिया, पर अब जो हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। आप चाहे तो कहीं पर लिखते जाएं सेक्शन नंबर 408 409, ये दोनों सेक्शन बात करते हैं कौन से वाले कंसेप्ट की? एनसीएलटी की। और सेक्शन 410 411 410 411 ये दोनों बात करते हैं एनसीएलएटी की। अब हम दोनों को कंबाइंड सेक्शन देख रहे हैं, सेक्शन नंबर 412। सेक्शन नंबर 412 बात करता है सिलेक्शन ऑफ मेंबर। सिलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ, हम ट्रिब्यूनल की भी बात कर रहे हैं, एनसीएलटी एनसीएलएटी। सेक्शन नंबर 412 की बात करें सब, सेक्शन नंबर 412 की बात करें, ये बात कर रहा है सिलेक्शन ऑफ मेंबर। एनसीएलटी एनसीएलएटी हम दोनों की कंबाइंड मिलकर बात कर रहे हैं। ध्यान से आपके पास जो चार्ट से बनाया बड़ा थोड़ा टेक्निकल चार्ट बना दिया, सिंपल रहेगा इजी रहेगा अगर समझें तो। हम बात करें पहले एनसीएलटी की। इन्होंने बोला एनसीएलटी में आपके पास पर्सन जो रहेगा वो रहेगा सब प्रेसिडेंट एंड मेंबर। एलसीएलटी में जो पर्सन रहेगा वो कौन रहेगा? आपका प्रेसिडेंट एंड मेंबर। और एनसीएलएटी में हम पूरा लिख रहे हैं, आपके चार्ट्स में सिंपल लिखा है उसमें ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। यहां पर रहेगा एक चेयरपर्सन, चेयरपर्सन एंड जुडिशियल मेंबर, और एक लिखा है यहां पर टेक्निकल मेंबर। दोनों को समझते हैं स्लोली ग्रेजुअली। इन्होंने बोला आप प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हो या ये अपॉइंट कर रहे हो, कंपल्सरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके कंसल्टेशन से ही अपॉइंट होगा। shall be appointed only after consultation with Chief Justice of India। हमने बात करी साहब किस किस लेवल का अपॉइंट होगा, तो लॉ ने पहले ही पॉइंट क्या बोल दिया कि आपने जो भी पर्सन अपॉइंट कर रहे हो ये किस लेवल का होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन से अपॉइंट होगा। अब हम बात करें साहब मेंबर की और टेक्निकल मेंबर की, इन दोनों की बात करें तो इन्होंने बोला शैल बी अपॉइंटेड shall be appointed on the recommendation of a selection committee।
आपको रिकमेंडेशन देना है सिलेक्शन कमेटी। अब ध्यान से सब, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। अब हम बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी में कौन रहेगा। हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 412, बात कर रहा है साहब सिलेक्शन ऑफ मेंबर, किसका, एनसीएलटी एनसीएल दोनों सेक्शन को कंबाइन बात कर रहे हैं। यहां पर बोल रहा है प्रेसिडेंट का और चेयरपर्सन या जुडिशियल मेंबर को अगर अपॉइंट करना है तो उन्होंने बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करनी पड़ेगी, उनके कंसल्टेशन के बाद ही अपॉइंटमेंट हो पाएगा। बट हम जब टेक्निकल मेंबर की बात करें या यहाँ पर मेंबर की बात करें तो उन्होंने बोला इनका अपॉइंटमेंट करेगा सिलेक्शन कमेटी, और सिलेक्शन कमेटी में कौन होगा, अब हम ये बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला जो यहां पर चीफ जस्टिस है, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो यहां पर चेयरमैन होगा। जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो क्या होगा, यहां पर चेयरपर्सन होगा। सेकंड, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो रहेगा, और सेक्रेटरी रहेगा कहां कहां का, एक बंदा रहेगा एमसीए, एक रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड फाइनेंस, लॉ एंड जस्टिस, और फाइनेंस मिनिस्ट्री। काम का प्रोविजन क्या बोल रहा है वो, मेंबर या जुडिशियल टेक्निकल मेंबर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सिलेक्शन कमेटी अपॉइंटमेंट करेगा, एक कंसेप्ट। और सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन रहेगा, तो लॉ ने क्या बोला, सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो चेयरमैन रहेंगे, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो रहेगा वहां पर, और सेक्रेटरी में एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री सर्विस फाइनेंशियल सर्विस इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो बंदा रहेगा। आगे ये ओवरऑल कौन सा कंसेप्ट है, सेक्शन नंबर 412। एक कंसेप्ट बिल्कुल नॉर्मल जो हरदम होता है हम वही लिखने वाले हैं। नो अपॉइंटमेंट no appointment of the member of the NCLT या NCLAT shall be invalid because of any vacancy, merely by reason of any vacancy defect in constitution of selection committee। सही प्रोविजन, इसमें पर्सन अपॉइंटमेंट हुआ, इसमें अपॉइंटमेंट हुआ, किसने करा अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन कमेटी ने। तो लॉ ने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि सब अगर इनके अपॉइंटमेंट में कहीं डिफेक्ट है तो इससे उनके दूसरे जो मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं उनके पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेक्शन नंबर कौन सा है हमारा, 412, जो बात करता है सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन और मेंबर की, मेंबर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल और एनसीएलएटी, सेक्शन नंबर 412। चल हमने क्या क्या बात कर ली है, सम अप करें। पहले हमने देखा सब सेक्शन नंबर 408, 409, 410, 411 और दोनों का कंबाइन देखा 412। सब ये बात कर रहा है अपॉइंटमेंट की, कौन कौन सा पर्सन होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी वो दोनों की यहाँ लिखी है, कौन बनाएगा कैसे बनेगा वो यहाँ लिखा है, और सिलेक्शन कौन करेगा वो दोनों का कंबाइन हमने कहा देखा,
सेक्शन नंबर 412 में जो हमारे पास में है, राइट। अगला कंसेप्ट अब हम देखेंगे साहब, टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात करेंगे कि जो पर्सन अपॉइंट होगा वो कितने साल तक रहेगा, वो हमको सारी बात करनी है। सेक्शन नंबर 413 की जो भी आपके पास चार्ट्स हैं इन सेक्शंस के, वो 100% कवरेज है, कुछ भी चीजें छूटी नहीं है, तो आप कंफर्टेबल इनसे पढ़ सकते हैं, राइट। सेक्शन नंबर 413 ये बात कर रहा है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, अदर मेंबर। सेक्शन नंबर 413 है, राइट। कितने टाइम तक कौन रहेगा, हम वो बात कर रहे हैं, राइट। याद रखना जो भी सेक्शन हम पढ़ते जा रहे हैं ये सब सेक्शन कंबाइंड चलेंगे, मतलब ये सेक्शन एनसीएलटी पर भी लगेगा और एनसीएलएटी पर भी लगेगा। तो पहला वाला हम बात कर रहे हैं सब एनसीएलटी के लिए। तो उन्होंने बोला जो भी प्रेसिडेंट है या फिर जो भी और कोई मेंबर है, ये ऑफिस होल्ड करेगा 5 साल का। होल्ड ऑफिस फॉर 5 years, प्लस इनका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है फॉर अदर 5 years। बट लॉ ने बोला मैक्सिमम कितना, उन्होंने बोला प्रेसिडेंट की मैक्सिमम उम्र 67 और मेंबर की मैक्सिमम एज 65 years। मतलब विच एवर अर्लियर। कंसेप्ट क्या है, हमने कोई प्रेसिडेंट को अपॉइंट करा सब 62 की उम्र में, तो वो पर्सन 5 साल काम करेगा, 67 खत्म, कोई दिक्कत। 65 की उम्र में अपॉइंट करा तो 5 साल या एज विच एवर इज अर्लियर, तो कुल मिलाकर वही कंसेप्ट आने वाला है कि सब विच एवर इज अर्लियर वाला कंसेप्ट लगेगा, राइट। ये कंसेप्ट। अब हम बात कर ले हाथों हाथ एनसीएलएटी की। एनसीएलएटी में इन्होंने बोला जो भी चेयरमैन है एंड अदर मेंबर, जैसा कंसेप्ट ये है सेम कंसेप्ट यहां पर है, मतलब 5 साल के लिए अपॉइंट होगा और रीअपॉइंटमेंट कितना होगा 5 साल के लिए। बट यहां पर अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो इन्होंने बोला अगर चेयरपर्सन है तो 70 years और अगर मेंबर है तो 67 years। जहां पर भी चेयरमैन आ रहा है वहां पर चेयरपर्सन लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ये हमारा एक कंसेप्ट हुआ कि कौन व्यक्ति कब तक रहेगा। जनरल कंसेप्ट 5 साल प्लस 5 साल रीअपॉइंटमेंट की बात करी है। लॉ ने बोलो मैक्सिमम एज, यहां पर क्या बोल रहे हैं 67, 65, 70, 67 की हमने बात करी है। तो ओवरऑल हमने एनसीएलटी और एनसीएलएटी दोनों की बात कर ली है। अब एक और पॉइंट है हमारे पास, यहां पर लिखा है पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 50 years ऑफ एज। याद रखना मेंबर नहीं बन पाएगा, अ पर्सन who has not completed age of 50 years
not eligible for appointment. आप में कितना भी दिमाग हो, लॉ ने बोला वो व्यक्ति मेंबर नहीं बन पाएगा एज अ मेंबर। एक कंसेप्ट और एक और कंसेप्ट है, member may continue the ministry of department while holding office for a period not exceeding 1 year. In the ministry or department while holding for a period of not exceeding 1 year. यही दोनों पॉइंट सेम है ट्रिब्यूनल के लिए। कंसेप्ट क्या है वो बात करें। यहां पर मेंबर बनना है, यहां पर मेंबर बनना है, कम से कम उम्र 50 के पार होना चाहिए। और अगर किसी मिनिस्ट्री के हमने किसी पर्सन को मेंबर बनाया तो लॉ ने बोला आप दोनों जगह कंबाइंड कर सकते हैं 1 साल तक, इससे आगे पॉसिबल नहीं है। राइट, आगे सेक्शन नंबर 414 की हेडिंग लिख रहे हैं हम। हेडिंग बोल रहा है वो सैलरी कितनी मिलेगी इन लोगों को, सैलरी अलाउंसेस अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। उन्होंने बोला एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और आज की डेट तक प्रिस्क्राइब नहीं करी गई है कि भाई इतनी सैलरी मिलेगी। लॉ ने बोला हम भविष्य में कभी क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, तब हम बात करेंगे। सेक्शन नंबर कौन सा है, 413 और 414, जो अपन ने बात करी है। राइट, ध्यान से हमने ओवरऑल अभी तक 5-6 सेक्शन पढ़ लिए, इनफैक्ट 7 सेक्शन पढ़ लिए। सेक्शन नंबर हमने बात करी सब 407 में डेफिनेशंस है, 408 409 बात करता है एनसीएलटी की, 410 12 बात करता है 10 एंड 11 बात करता है 410 एंड 11 करता है एनसीएलएटी की, 412 बात करता है सिलेक्शन कौन करेगा, वो सिलेक्शन कमेटी वाला, 413 बात करता है कब तक रहेंगे कितना वक्त, तो लॉ ने बोला 67 65 70 67 5 साल रहेगा, 5 साल अपॉइंटमेंट का, 5 साल री अपॉइंटमेंट का, और जो भी पर्सन 50 साल से कम है वो व्यक्ति अपॉइंट नहीं हो पाएगा। और अगर ऑफिस में सेम टाइम पर कंटिन्यू है तो लॉ ने बोला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कितना, मैक्सिमम 1 साल तक। सेम कंसेप्ट यहाँ, सेम कंसेप्ट यहाँ। सेक्शन नंबर कौन सा है, 413, और 414 बोल रहा है कि सैलरी अलाउंस वगैरह कितना मिलेगा, तो लॉ ने बोला एज में बी प्रिस्क्राइब, आज तक प्रिस्क्राइब नहीं है। आगे चले साहब, हम अगला कंसेप्ट पढ़ें। सेक्शन नंबर है 415, राइट। सेक्शन नंबर 415 बोल रहा है एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल। याद रखें, सिंपल कंसेप्ट है, बहुत छोटा कंसेप्ट है, हमने जनरली कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। सेक्शन नंबर 415, एक्टिंग प्रेसिडेंट चेयरपर्सन ऑफ ट्रिब्यूनल हम दोनों बात कर रहे हैं। कंसेप्ट बहुत सिंपल है साहब। इन्होंने क्या बोला, इन द इवेंट ऑफ एनी वैकेंसी, any vacancy due to death,
इलनेस, ड्यू टू डेथ, इलनेस, कुछ भी हो गया, या रेजिग्नेशन। लॉ ने बोला इनमें से कुछ भी हो गया, सिंपल कंसेप्ट। जो सीनियर मोस्ट पर्सन है, senior most person shall act as a president, या chairman until new president chairperson appointed। सेक्शन नंबर है 415। क्या बोल रहा है वो? सिंपल कंसेप्ट, एग्जाम में नहीं आता नॉर्मली, कि सब आपका जो भी पर्सन है, डेथ हो गई, वैकेंसी हो गई, किसी भी रीजन से, तो जनरल कंसेप्ट क्या है? सीनियर मोस्ट पर्सन है वही वहां पर काम करने आएगा। ये कंसेप्ट 415 का है। और 416 है रेजिग्नेशन। ये बात कर रहा है रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर। सेक्शन नंबर कौन सा है? 416 है, जो बात कर रहा है रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर। तो उन्होंने बोला जो भी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है या फिर और चेयरपर्सन है और मेंबर है, सिंपल कंसेप्ट यार, जो अपॉइंट करता है उसको ही नोटिस देना है। नोटिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट। आप नोटिस दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, आप रिजाइन का नोटिस दोगे, रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। बट सेम कंसेप्ट जैसा आता है वैसा ही चलता है। कब का नहीं जा पाओगे? अंटिल द एक्सपायरी ऑफ until the expiry of 3 month, एक कंसेप्ट, और successor is appointed, second concept, और expiry of his term, third, whichever is earlier। सेक्शन नंबर 415 क्या बोल रहा है साहब? अगर डेथ वगैरह हो गई तो जो सीनियर मोस्ट पर्सन है वो काम करेगा जब तक नए वाले का अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता। रिजाइन करना है, रिजाइन करने का जिसने अपॉइंट करा उसको नोटिस दोगे। बट लॉ ने बोला आप इस ड्यूरेशन के पहले ऑफिस छोड़कर नहीं जाओगे। कौन कौन सा ड्यूरेशन है? पहला वाला, सब नोटिस देने से 3 महीने की बात करी है, एक कंसेप्ट है। सेकेंड कंसेप्ट, सक्सेसर अपॉइंट हो गया, आपकी जगह और कोई व्यक्ति आ गया तो चलेगा। या फिर लॉ ने बोला एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो गया आप उसके पहले छोड़ के नहीं जा सकते, उसके बाद आप छोड़ के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेक्शन नंबर कौन सा है हमारा? 416, जो अपन ने बात करी है, राइट। अगला सेक्शन, अगला सेक्शन है 417, रिमूवल ऑफ मेंबर। अगला सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 417। सेक्शन नंबर 417 बात कर रहा है साहब रिमूवल ऑफ मेंबर। मेंबर को रिमूव करना है, हम वो बात कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ मेंबर, अभी हमने पढ़ा रेजिग्नेशन वाला, रिजाइन करने में हम छोड़ के जा रहे हैं, और रिमूवल में सेंट्रल गवर्नमेंट हमको बाहर निकाल रहा है। तो उन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर
आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बात कर रहा है, अगर ये चीज यस होती है तो हम रिमूव कर देंगे, रिमूव फ्रॉम ऑफिस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन हु, रिमूव कर देंगे प्रेसिडेंट चेयरपर्सन या मेंबर हु। कुछ कुछ हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं, हम वो पॉइंट्स लिख रहे हैं स्लोली ग्रेजुअली। पहला वाला, एडजज एज इंसॉल्वेंट। कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट पाया गया। सेकंड वाला, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। और ये पॉइंट सब जगह सेम रहते हैं, राइट। कंपटीशन एक्ट आएगा तब हम बात करेंगे सेम कंसेप्ट। फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल, acquire financial interest, has abused his position, एक कंसेप्ट, राइट। बट इन्होंने क्या बोला कि सब जो भी ये पावर है विदाउट प्रेजुडिस। अरे भाई ये तो है विदाउट प्रेजुडिस टू द दिस प्रोविजन, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इश्यू ऑर्डर इफ जो भी प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन है, मेंबर है, तीनों बात, प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन या मेंबर, ऑन द ग्राउंड ऑफ इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर। इंक्वायरी करेगा सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज करेगा और इन्फॉर्म करेगा जो जो चार्जेस लगे हैं, राइट, वो अपन बात करें। बट हम प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इसको हम बोलते हैं ओबीएच, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये हम प्रोवाइड करेंगे। सेक्शन नंबर कौन सा है हमारा? सेक्शन नंबर 217 का है, जो हमने कंसेप्ट देखा है, राइट। अगला सेक्शन हम पढ़ेंगे सब सेक्शन नंबर 418। चलें, हम बात कर रहे हैं सब सेक्शन नंबर 418 की। सेक्शन नंबर 417 तक हमने ओवरऑल डिस्कशन कर लिया है। सेक्शन नंबर 418 ध्यान से, एक्चुअल में सेक्शन नंबर 418 को भी प्रिस्क्राइब नहीं करा है इन्होंने, अभी तक सिर्फ यही बोला है। सब सेक्शन नंबर 418 की हेडिंग है स्टाफ ऑफ ट्रिब्यूनल, स्टाफ ऑफ एनसीएलटी या स्टाफ ऑफ एनसीएलटी। लॉ ने बोला साहब जब प्रिस्क्राइब करेंगे तब प्रिस्क्राइब करेंगे, आज की डेट में प्रिस्क्राइब नहीं है, राइट। तो सेक्शन नंबर 418 आपके काम का नहीं है। हम बात करेंगे सब सेक्शन नंबर 419 की बात। चले, सेक्शन नंबर 419 की हेडिंग डालें। सेक्शन नंबर 419 की हेडिंग है बेंचेस ऑफ ट्रिब्यूनल। सेक्शन नंबर 419 की हेडिंग है बेंचेस ऑफ ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं हम, ध्यान से। कहां कहां पर वो बेंचेस, मतलब हम वो बेंचेस की बात नहीं कर रहे हैं, सब
दो तीन जज को हमने बिठा दिया, सब एक बेंच बन गई। हमने कहीं कोई पर्टिकुलर मैटर आया सुप्रीम कोर्ट की बात करें, वहां पर ऐसा नहीं है सारे के सारे जज इकट्ठे रहते डिसीजन सुनने के लिए। कोई पर्टिकुलर मैटर पे अलग अलग 3, 5, 7 बेंच, 7 जज की बेंचेस बनती हैं, तो जो पर्टिकुलर मैटर को डील करती हैं, राइट। चले, तो अपन बात करें सब बेंचेस की बात करें तो लॉ ने बोला पहला वाला पॉइंट, इट शैल, ये क्या करेंगे सब, कॉन्स्टिट्यूटेड number of benches as specified by central government। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड करा उतनी बेंचेस हम बना देंगे, एक कंसेप्ट। लॉ ने बोला सब एनसीएलटी की प्रिंसिपल बेंच रहेगी, प्रिंसिपल बेंच रहेगी नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में रहेगी प्रिंसिपल बेंच। एक रहेगा इसमें, एक तो रहेगा व्यक्ति प्रेसिडेंट, एक रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल, और 2 मेंबर रहेंगे जिसमें से एक रहेगा जुडिशियल मेंबर और एक रहेगा टेक्निकल मेंबर, राइट। एक तो रहेगा प्रेसिडेंट। सब प्रेसिडेंट की बात करें, प्रिंसिपल बेंच रहेगी दिल्ली में रहेगी, प्रेसिडेंट रहेगा एक पर्सन। लॉ ने बोला 2 दूसरे मेंबर चाहिए, एक को बोलेंगे जुडिशियल मेंबर और एक को हम बोलेंगे टेक्निकल मेंबर, राइट। आगे, the president shall, for the disposal of any case related, 3 पॉइंट दिए इन्होंने, 1 पॉइंट 3 पॉइंट, राइट। एक है रिहैबिलिटाइजेशन का केस है, एक है रीस्ट्रक्चरिंग और एक और केस है रिवाइविंग। अगर हम ये किसी भी कंपनी की बात कर रहे हैं कंपनी के एंगल से, तो उन्होंने बोला हम स्पेशल बेंच बनाएंगे। अगर ये 3 तरह के मुद्दों में से कुछ भी आएगा तो हम इसमें, लॉ ने बोला है साहब हम स्पेशल बेंचेस बनाएंगे और इन बेंचेस में कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर मेंबर। और मेजॉरिटी रहेंगे जुडिशियल मेंबर। द प्रेसिडेंट शेल फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी केस रिलेटिंग टू 1, 2, 3। लॉ ने बोला आपके लिए हम स्पेशल बेंच बनाएंगे, अगर कोई भी इनमें से केस आता है तो स्पेशल बेंच में 3 बंदे रहेंगे, मिनिमम 3 मेंबर, और मेजॉरिटी रहेंगे उसमें जुडिशियल मेंबर, राइट। एक बेसिक कंसेप्ट, सब जो भी बेंचेस का डिसीजन होगा, हम बात करें डिसीजन बेंच, लॉ ने बोला है साहब इनका डिसीजन आएगा मेजॉरिटी से, राइट। डिसीजन आएगा वो आएगा मेजॉरिटी से। अगर मेजॉरिटी से डिसीजन आया, यस आया, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम नहीं है। लॉ ने बोला बट अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी स्पेशल पॉइंट पर अगर ओपिनियन डिफर्स है, अगर ओपिनियन डिफर है, राइट। पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहे हैं सब, डिसीजन तो मेजोरिटी पर आ गया, अच्छी बात है, बट अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर ओपिनियन डिफर है तो लॉ ने बोला shall be referred by president, shall be referred by president for hearing, shall be referred by president for hearing to one or more member
of the tribunal. चलो, ये हमारा क्या है साहब, डिसीजन ऑफ बेंच की हमने वो बात करी है। कुल मिलाकर ये ओवरऑल सेक्शन नंबर कौन सा है आपका, 419 है। बेसिक चीज हमको याद क्या रखना, पहला पॉइंट, नंबर ऑफ बेंचेस सीजी बोलेगा, प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में रहेगी, इसको एक व्यक्ति चेयरमैन काइंड ऑफ रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट बोलेंगे, और 2 मेंबर रहेंगे, एक जुडिशियल एक टेक्निकल। अगर ये 3 में से कुछ भी कंपनीज कर रही हैं तो लॉ ने बोला आपका हम स्पेशल बेंच बनाएंगे, और स्पेशल बेंच में कम से कम 3 पर्सन रहेंगे, 3 मेंबर्स रहेंगे, और मेजोरिटी जुडिशियल मेंबर रहेगा। डिसीजन जो भी होगा बेंच का वो मेजोरिटी होगा, हो गया, नो प्रॉब्लम। नहीं हुआ तो लॉ ने बोला अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर अगर ओपिनियन डिफर होती है तो फिर लॉ ने बोला वो वाला मुद्दा प्रेसिडेंट फिर हियरिंग के लिए दूसरी ट्रिब्यूनल को भेजेगा और फिर वो उस पर डिसीजन देंगे। सेक्शन नंबर कौन सा है, 419 है। अगला सेक्शन है हमारे पास सेक्शन नंबर 420। हम बात कर रहे हैं सब एनसीएलटी के प्रोविजंस की, और अब हम जो चार्ट बनाएंगे बेसिकली उसमें सेक्शन नंबर 420, 421, 22, 23 आपके पास जो बुकलेट है चार्ट्स वाली, उस बुकलेट में ये चारों सेक्शन एक साथ में कवर है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, इस सेक्शंस में, इन सेक्शंस में अपील के प्रोविजंस भी हैं कि अगर कोई व्यक्ति एग्रीव्ड है एनसीएलटी के डिसीजन से, एनसीएलटी के डिसीजन से, तो आप कहां जा सकते हो, वो सारी चीजें हमको पढ़ना है ओवरऑल, राइट। चले, तो पहला हम है सब सेक्शन नंबर 420, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। सेक्शन कौन सा है आपका, 420, जो बात कर रहा है सब ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। हम स्लोली ग्रेजुअली शुरू करते रहे, तो उन्होंने बोला ट्रिब्यूनल क्या करेगा साहब, अगर इनके सामने कोई भी केस आया है, ट्रिब्यूनल में आफ्टर प्रोवाइडिंग ट्रिब्यूनल में आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पास सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। एज इट थिंग्स फिट, राइट। आपको डिस्पोज ऑफ करना है 3 महीने के अंदर, काम का पॉइंट। सब पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इनके सामने कोई भी डिसीजन आया है, लॉ ने बोला आपको डिस्पोज ऑफ करना है 3 महीने के अंदर। कर दिया अच्छी बात है, नहीं करा तो आपको देने पड़ेंगे, अगर नहीं करा तो आपको रीजंस देने पड़ेंगे, प्लस एक्सटेंशन मिल जाएगा, आपको वक्त का एक्सटेंशन मिल जाएगा 90 डेज का, राइट। प्रोवाइडेड एक्सटेंशन कैन बी प्रोवाइड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज, आपको 90 डेज में पूरा काम कंप्लीट करना पड़ेगा। सब जो भी डिस्पोज ऑफ करा इसकी ऑर्डर की कॉपी गिवन टू बोथ पार्टीज। दोनों पार्टीज को आपको ये ऑर्डर की कॉपी देनी पड़ेगी, एक कंसेप्ट। एक और कंसेप्ट है, अगर कोई मिस्टेक पता चलती है, इफ एनी मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम, अगर कोई मिस्टेक पता पड़ती है फ्रॉम रिकॉर्ड्स, यस मिस्टेक वहां पर, तो ट्रिब्यूनल बहुत ध्यान से, अगर कोई मिस्टेक पता पड़ती है और नोटिस बताया पार्टीज ने, यस अगर है ऐसा, तो ट्रिब्यूनल में within 2 years अगर कोई मिस्टेक पता चलती है रिकॉर्ड से और पार्टीज ने बोला है कि साहब मिस्टेक है, तो आपको जब से ऑर्डर दिया गया है
तब से उस ऑर्डर में हम रेक्टिफाई कर सकते हैं विद इन 2 ईयर्स के अंदर आपको बोलना पड़ेगा। बट याद रखना, अगर कोई ऑर्डर, राइट, अपील, नो अमेंडमेंट सच पॉसिबल, नो सच अमेंडमेंट शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर जिसके अगेंस्ट में आपने अपील फाइल कर दी है। नो सच amendment is allowed if any appeal is। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर कोई मिस्टेक पता चलती है रिकॉर्ड से, ऑर्डर दिया आज से आपको 2 साल के अंदर अगर कुछ भी मिस्टेक पता चली तो लॉ ने बोला हम उस मिस्टेक को ठीक कर देंगे, अच्छी बात है। बट अगर आपने उसके लिए अपील कर दी है तो फिर अब कुछ नहीं हो पाएगा आपका। ये ओवरऑल सेक्शन नंबर कौन सा है, 420। यहीं पर हम बात कर ले सेक्शन नंबर 421। ये बात कर रहा है अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। बहुत ध्यान से, सब ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया है इसके अगेंस्ट में हम अपील फाइल करेंगे। तो लॉ ने बोला अपील आप फाइल करोगे ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो अपील फाइल करोगे नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को 45 डेज के अंदर। जब से इन्होंने ऑर्डर दिया है तब से आपको क्या करना पड़ेगा, अपील फाइल करना है। एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करेंगे तो एनसीएलटी में जाना है 45 डेज के अंदर। एक्सटेंशन मिल जाएगा आपको अगर सफिशिएंट रीजन हुआ तो। बट याद रखना ये अपील ऑप्शन नॉट अवेलेबल। अपील आपको नहीं फाइल करने देंगे अगर कंसेंट ऑफ पार्टीज के थ्रू ऑर्डर मिला है। अगर पार्टीज की कंसेंट थी तो फिर आपको अपील का राइट अवेलेबल नहीं होगा। अपील फाइल करना है एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में। किसको, एनसीएलटी को। कितने वक्त में, 45 डेज में। कब अलाउड नहीं है, तो लॉ ने क्या बोला है इस वाले केस में, अगर कंसेंट ऑफ द पार्टी से ऑर्डर दिया गया था तो। फिर जो एनसीएलटी है वो अपना ऑर्डर देगा और ये वाला ऑर्डर जो है वो सेट असाइड एज इट थिंग्स फिट, वो कंफर्म कर देगा उसको। सेट असाइड कुछ भी कर सकता है और पार्टी को आपको कॉपी देना है एवरी ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल और पार्टीज को आपको एक कॉपी देना है। सेक्शन नंबर कौन सा है, 421। दोनों सेक्शन में काम का क्या चीज है, तो इन्होंने बोला पहली वाली चीज तो बोल रहे हैं वो, सबसे पहले तो इनके सामने कोई भी मुद्दा है 3 महीने में डिस्पोज ऑफ करना है, एक्सटेंशन मिलेगा 90 डेज का। अगर कोई मिस्टेक होती है ऑर्डर से 2 साल में इंटीमेट कर दो ट्रिब्यूनल को, कर दो। बट अगर अपील फाइल कर दी तो कोई ऑप्शन नहीं है। अपील किसको फाइल करना है, एनसीएलटी को। कितने वक्त में, 45 डेज में। बट अपील का राइट नहीं मिलेगा अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपने कंसेंट ऑफ द पार्टी से ऑर्डर दिया था। सेक्शन 421, 420, 421 और सेक्शन नंबर 422 की हेडिंग है एक मात्र, एक्सपीडिएशन डिस्पोजल ऑफ, expeditious disposal of by NCLT या NCLAT। एक हेडिंग है सिर्फ मात्र कि इनको अपील फटाफट डिस्पोज ऑफ करना है। और सेक्शन नंबर 423 काम का प्रोविजन है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कितने वक्त में, तो लॉ ने बोला जो भी डिसीजन एनसीएलएटी का आया इस डिसीजन के अगेंस्ट में 60 दिन मिलेंगे अपील करने को। बट अगर आपके पास सफिशिएंट रीजन हुआ तो हम एक्सटेंड कर देंगे इसको, एक कंसेप्ट।
ओनली अपील जो भी फाइल करोगे सुप्रीम कोर्ट को, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के अगेंस्ट में करना। सेक्शन नंबर कौन सा है आपका 423, जो बात करता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। ध्यान से, एनसीएलटी को डिसीजन को डिस्पोज ऑफ करना 3 महीने में, नहीं करा तो 90 दिन का एक्सटेंशन। 421 में आपको अपील फाइल करना है एनसीएलटी को, तो लॉ ने बोला 45 डेज का वक्त है, एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मिल जाएगा, सफिशिएंट रीजन हुआ। 423 में अपील टू सुप्रीम कोर्ट, वहां 3 महीने था, 45 डेज है, यहाँ 60 दिन बोल दिया, सब 60 दिन, और अगर सफिशिएंट रीजन हुआ तो आपको एक्सटेंशन दे देंगे। सेक्शन नंबर कौन सा है 423, राइट। अगला फिर हम बात करें सब सेक्शन 424 की, और ये बात कर रहा है प्रोसीजर पार्ट की। याद रहे सेक्शन 420, 421 और 423 तीनों सेक्शन काम के सेक्शन, क्योंकि ये बात कर रहे हैं कितने वक्त में आपको डिस्पोज ऑफ करना है, तो लॉ ने बोला 3 महीने में डिस्पोज करना है, एक्सटेंशन मिलेगा 90 दिन का और मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करना है 60 दिन के अंदर एनसीएलएटी के अगेंस्ट में, और 421 में बोल रहा है कि सब अगर एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करना है वो भी कर सकते हो, वक्त मिलेगा 45 डेज का, राइट। अगला फिर कंसेप्ट है आपके पास सेक्शन नंबर 424 है, और जो बात करता है प्रोसीजर की। सेक्शन नंबर 424 है, और ये बात करता है प्रोसीजर बिफोर प्रोसीजर बिफोर एनसीएलटी एंड प्रोसीजर बिफोर एनसीएलएटी की बात कर रहे हैं, राइट। चलो बेसिक कंसेप्ट जो होता है कि जो एनसीएलटी है, जो भी एनसीएलटी है, इनको सेम प्रोसीजर एनसीएलटी वाइल डिस्पोजिंग, एनसीएलटी है या एनसीएलटी है, वाइल डिस्पोजिंग एनी अपील, आप कोई भी अपील को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, shall not be required to follow procedure as prescribed under CPC 1908. CPC stands for सिविल प्रोसीजर कोड 1908, राइट। जो प्रोसीजर वहां लिखा है आपको, आपके ऊपर बाध्य नहीं है कि आपको उसी प्रोसीजर के अगेंस्ट में काम करना है या आपको वैसे ही काम करना है, बट आपको नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एक कंसेप्ट, सेक्शन नंबर कौन सा है आपका सेक्शन नंबर 424, राइट। अब इनको वही पावर है जो एक सिविल कोर्ट को होती है, जो सीपीसी में सिविल कोर्ट को होती है, तो लॉ ने बोला सेम पावर है आपको, ढेर बार पढ़ भी चुके हैं ये। फॉर एग्जाम्पल सब क्या पावर होती है, पहला वाला समनिंग and enforcing अटेंडेंस ऑफ सच पर्सन, एक कंसेप्ट। समन इश्यू करना वो बात कर रहे हैं। रिक्वायर द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट,
रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, ये वाली चीज है, ढेर सारी चीजें बेसिक चीज है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ये वाली चीज है हमारे पास। डिसाइडिंग एक्स पार्टी, एक्स पार्टी मतलब क्या होता है? दोनों पार्टी को बुलाया था, सब जो एग्रीव्ड पर्सन है और जो डिफेंडेंट है, दोनों पर्सन को बुलाया था। डिफेंडेंट नहीं आया तो लॉ ने बोला हम क्या करेंगे, तो हम जो पर्सन आया है उसके फेवर में डिसीजन दे देंगे। इस डिसीजन को हम बोलते हैं एक्स पार्टी डिसीजन, राइट। चलो आगे बोल रहे हैं, कोई भी ऑर्डर दिया एनसीएलटी ने, any order made by NCLT या NCLA ये एनफोर्सेबल होगी, एनफोर्सेबल एज अ कोर्ट डिक्री। तो ने बोला ये सेम मैनर में होगी साहब जैसे कोर्ट की डिक्री होती है, और हम ऑर्डर इश्यू करेंगे साहब कंपनी के अगेंस्ट में, और जो भी प्रोसीडिंग चल रही है ट्रिब्यूनल एनसीएलटी के सामने, इसको हम डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानेंगे। एनसीएलटी या एनसीएल डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसको हम डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानेंगे विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन, आईपीसी के सेक्शन दिए 193, 196, 228 वगैरह, ये सारी चीजें, राइट। आगे आपको जो भी ऑर्डर देना है वो कहां पर एग्जीक्यूट करना है, तो लॉ ने बोला कंपनी है तो उसके रजिस्टर ऑफिस पे एड्रेस ऑर्डर सर्व कर दो, और अगर पर्सन है तो जहां पर वो रहता है वहां पर ऑर्डर सर्व कर सकते हो। आगे फिर हमारे पास तीन तरह के सेक्शंस और है हमारे पास सब। एक सेक्शन है हमारे पास 425, हमने पढ़ा 424, 425 बात कर रहा है पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, किसी काम का नहीं सेक्शन, 2 लाइन का सेक्शन है, प्रिस्क्राइब्ड। 426 में डेलीगेशन ऑफ पावर, अभी तक कुछ डेलीगेट नहीं करी गई है, और प्रेसिडेंट मेंबर ऑफिसर्स को हमने डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट माना है, सेक्शन नंबर 427। तो 425, 426, 427 ये सेक्शंस आपको नहीं करना है, राइट। अगला फिर हमारे पास अगला सेक्शन है 428 है, और 428 भी एग्जाम के हिसाब से इतना काम कर नहीं है, क्योंकि जैसा हमने 461 में पढ़ा है कंपनी लॉ वाले में, और उसमें पढ़ा है कि सब गवर्नमेंट जो भी काम करती है सारे के सारे काम गुड फेथ में करती है, वही कंसेप्ट लिखा है सेक्शन नंबर 428 में कि सब प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, अगर कोई भी काम करा है इन्होंने और वो गुड फेथ में करा है तो आप इनके ऊपर कुछ भी केस फाइल वगैरह नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर कौन सा है? 428, राइट। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर गुड फेथ में काम कराए तो, कोई लीगल कार्रवाई, कोई लीगल प्रोसीडिंग प्रोसिक्यूशन, नो सूट, कुछ नहीं कर पाओगे अगर एनसीएलटी वगैरह ने या ट्रिब्यूनल प्रेसिडेंट मेंबर ने गुड फेथ में काम कराया। तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो प्रेसिडेंट है उस पर्सन ने सामने वाली पार्टी से पैसे लिए हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया तो अलग बात है, वरना फिर लॉ ने क्या बोला है कि गुड फेथ में माना जाएगा। सेक्शन 429 है, वो थोड़ा सा अलग सेक्शन है, वो हम पढ़ लेते हैं। फोर 429 है पावर टू सीक असिस्टेंस ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। पावर टू सीक असिस्टेंस ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट।
तो इन्होंने बोला सेक्शन नंबर 429 में कि द ट्रिब्यूनल में in any proceeding the tribunal may in any proceeding कौन से वाले पर्पस के लिए proceeding relating to a सिक कंपनी, आप कार्रवाई कर रहे हैं सब सिक कंपनी के लिए, और वाइंडिंग अप of any other company in order to take, हम इनकी कार्रवाई चल रही है और हम क्यों ऑर्डर इश्यू करना चाहते हैं, in order to take into custody all property, books of accounts etc. हम ये बात कर रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल रिक्वेस्ट करेगा रिक्वेस्ट इन राइटिंग, किसको रिक्वेस्ट करेगा, तो लॉ ने बोला चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करो या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करो या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिक्वेस्ट करो। इनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप पोजेशन में कर लो वाली, इनको रिक्वेस्ट करेंगे और रिक्वेस्ट में क्या करेंगे, टू टेक पोजेशन ऑफ such property as specified in their jurisdiction। और जितने भी काम करे हैं इसको आप कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर पाओगे, सिंपल कंसेप्ट। ऑल एक्ट done under this section कुछ भी काम करें इस सेक्शन में shall not be question in any court, आप किसी कोर्ट में नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। किसी भी कोर्ट में आप बिफोर एनी अथॉरिटी किसी भी ग्राउंड पर चैलेंज नहीं कर पाओगे, राइट। और एक छोटा सा सेक्शन है 430 का है, हेडिंग है इसकी सिविल कोर्ट नॉट टू हैव ज्यूरिडिक्शन। जो भी केस एनसीएलटी या इनके सामने आए हैं जो भी केस एनसीएलटी या एटी के सामने आए हैं, लॉ ने बोला आपको कोई भी अधिकार नहीं है। किसको? सब, कोई भी सिविल कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है। सेक्शन नंबर कौन सा है आपका? 530, याद रखें। 428 430 सॉरी 430 किसी काम का सेक्शन नहीं है। अगला सेक्शन हमारे पास 431 32 34, ये सेक्शन है हमारे पास। लास्ट सेक्शंस चल रहे हैं हमारे कौन से वाले कंसेप्ट के? एनसीएलटी और एनसीएलएटी के सेक्शंस। लास्ट चार्ट आपके पास जो दिया है वो यही बात करता है। याद रहे जो हमने पहले पढ़े हैं सेक्शन नंबर 409 411 12 13 14, एक पार्ट वो है जो एग्जाम में आ सकता है, आएगा ही। इनफैक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल बनता है क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सेक्शन नंबर 431 है आपका वैकेंसी इन ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल।
ये कंसेप्ट हमने सेक्शन 176 में भी यही पढ़ा डायरेक्टर्स में। अगर एनसीएलटी या एनसीएलटी में कोई भी वैकेंसी होती है और इन्होंने कोई डिसीजन सुनाया है किसी पार्टी के अगेंस्ट में, तो इस वैकेंसी, इस डिफेक्ट के चक्कर में वो पार्टी इनके डिसीजन को इनवैलिड नहीं बोल पाएगा। ये सेक्शन नंबर कौन सा है हमारा? सेक्शन नंबर 431 है। 432 है कि सब रिप्रेजेंटेटिव जो है, एलआर जो है, वो रिप्रेजेंट अपने आप को कर सकता है आपके सामने। और सेक्शन नंबर 433 है जो लॉ ऑफ लिमिटेशन की बात करता है, राइट। एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो है सेक्शन नंबर 434। और सेक्शन नंबर 434 भी एज सच कुछ खास नहीं है, हमारे लिख रहे हैं इसकी ट्रांसफर ऑफ सर्टेन पेंडिंग प्रोसीडिंग। सीधी बात है यार, अभी हाई कोर्ट वगैरह हुई या कोई सीएलबी हुई, कंपनी लॉ बोर्ड वगैरह है, तो उनके सामने कोई केस पेंडिंग है, तो लॉ ने बोला जब नई वाला एनसीएलटी बन गया, हाई कोर्ट की जगह सब एनसीएलटी बन गया, तो पहले मुद्दा इनके सामने आएगा, बाद में मुद्दा कहाँ जाएगा, सब आगे जाएगा, वो वाली बात है। तो उन्होंने बोला अपन सिर्फ पढ़ रहे हैं इसको, जिस तारीख को गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया जो भी मैटर प्रोसीडिंग केस वगैरह पेंडिंग है सीएलबी के सामने, वो सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे एनसीएलटी को। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कोई भी पर्सन सीएलबी के डिसीजन से एग्रीड है, हाई कोर्ट में अपील करेगा 60 दिन के अंदर, एडिशनल 60 डेज मिल जाएंगे अगर सफिशिएंट रीजन हुआ, प्लस क्वेश्चन ऑफ लॉ को फॉलो करना है। जो भी प्रोसीडिंग चल रही थी 1956 में, इंक्लूड आर्बिट्रेशन था, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अपन ने बात करी है, रिकंस्ट्रक्शन, और पेंडिंग था किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के सामने। लॉ ने बोला ये सारे मैटर उठकर कहाँ जाएंगे, अब एनसीएलटी के सामने, ये वाला कंसेप्ट है। और कोई भी अपील आपने लगाई है अगर अपीलेट अथॉरिटी को फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, तो लॉ ने बोला ये अपील भी फाइल करना है ट्रिब्यूनल को 180 डेज के अंदर, जब से ये प्रोविजन उनके ऊपर लगना चालू हुआ। याद रखें सेक्शन नंबर 434 एज सच कोई नई बात नहीं बोलता है, ये बोल रहा है कि जो पेंडिंग केसेस है सीएलबी के सामने, या कोई स्पेसिफिक मैटर वाला केस है, या 1956 की कार्रवाई पेंडिंग है, ये सबकी सब ट्रांसफर जाएगी किसके पास, एनसीएलटी के पास या हाई कोर्ट के पास, एज द केस में भी बराबर है। सेक्शन नंबर कौन सा है, 434। तो ओवरऑल ये हमारा टोटल डिस्कशन था कौन से वाले टॉपिक पर, एनसीएलटी और एनसीएलटी वाले पर। सारे के सारे सेक्शन नोटिफाइड हैं, बट इनमें से ऐसे ढेर सारे सेक्शन हैं, जब आप खुद पढ़ोगे चार्ट्स में से तो आपको खुद समझ में आएगा कि नहीं यार ये वाला सेक्शन एग्जाम के हिसाब से काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी गुड फेथ वाला एक कंसेप्ट है, वो काम का नहीं है। अगर एनसीएलटी या एनसीएलटी के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट है, वैकेंसी है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सारे सेक्शन हमारे काम के नहीं है, राइट। तो हमने ओवरऑल आज हमने पूरा डिस्कशन करा है एनसीएलटी एनसीएलटी के सामने सेक्शन नंबर 407 से लेकर सेक्शन नंबर 434 तक। जो सेक्शंस हमने नहीं करे हैं वो सेक्शंस दो लाइन के सेक्शंस हैं। रिप्रेजेंटेटिव वाला कंसेप्ट है कि सब सीए सीए सीडब्ल्यूए को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लॉजिकल है, वही आपका केस को रेफर करेंगे, वही आपके केस को आगे बढ़ाएंगे। ये ओवरऑल हमारा चैप्टर जो है वो चैप्टर पूरा का पूरा खत्म होता है। चलो, थैंक यू।